हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। तो हम यहाँ पे आपको ज्योग्राफी क्लास अभी लेके आए हैं और हिस्ट्री द विज़न की बुक से ये आपको प्रैक्टिस करवाई जा रही है। आप सभी को पता होगा कि बीपीएससी का एग्ज़ाम आपका बहुत निकट आ चुका है और 11 से 10 से लेके 12 के बीच में जो है आपका जून में एग्ज़ाम होने वाला है। तो अपनी तैयारी को और थोड़ा फास्ट कर लीजिए। और यहाँ पर हम यूरोप को आज फिनिश करेंगे। क्लास 6-7 हमारा हो चुका है और अभी तक मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, तभी मेरे वीडियोस आपको सही समय पे मिल पाएंगे। यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको, क्लास 6 हमारा पूरा ख़त्म हो चुका है। पूरा एनसीईआरटी हम यहाँ पे फिनिश कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी अगर आपने कंप्लीट ना भी किया हो तो आप पूरा क्वेश्चंस के थ्रू यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो दृष्टि की ये बुक है ये मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ज़रूर इसको देखें। आप अगर नहीं भी ले पा रहे हैं तो मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट करवाऊँगी ये, ठीक है। तो हमने क्लास 6 कंप्लीट कर लिया, क्लास 7 हमने कंप्लीट कर लिया है, वर्ल्ड और इंडियन दोनों ज्योग्राफी, ठीक है। और आज हमारा यूरोप ख़त्म करना है हमें। यूरोप का एक क्लास आपका पार्ट 1 आ चुका है, वो आपने ज़रूर देख लिया होगा। तो आज हम पार्ट 2 देखेंगे, पूरा कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि इसमें क्वेश्चन आपका ज़्यादा था, इसलिए हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। तो आज हम यूरोप देखेंगे। उत्तर अमेरिका हमारा हो चुका है, आज यूरोप फिनिश हो जाएगा। उसके बाद कल हम क्लास 8 का एनसीईआरटी ख़त्म करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है ना आपका ज्योग्राफी में आपका एशिया रह जाता है, जो कि आपका पूरा ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद जो है हमारा 9-10 वाला जो ज्योग्राफी होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि वहीं से आपका ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिला है, आगे भी मिलता रहेगा, क्योंकि वहीं से आपके सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चंस आपके सही होंगे। तो देखिए, आपको मैं ये इसलिए करवा रही हूँ ना, क्योंकि आपका 6-7-8 इतना करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से आपका बेस मजबूत हो जाएगा। बेस एक बार आपका मजबूत हो जाएगा तो आप बहुत अच्छे से सारे जो चैप्टर्स हैं उसको और समझ पाएंगे 9-10 के। और 9-10 का आपको क्लास देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। तो फिलहाल तो हम आज करेंगे क्लास 7 का एनसीईआरटी का यूरोप, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूरोप से आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, देखिए आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और आप प्रीवियस क्वेश्चंस को भी देख के यहाँ पे अनुमान लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी आपका बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। 1 to 5 में आपका यहाँ से 25 क्वेश्चन आया था, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा अपने आप में एक भारी वेटेज रखता है। और 6 to 8 में भी आपका यहाँ से 8 क्वेश्चन देखने को मिला था ज्योग्राफी से। इसलिए ज्योग्राफी को पूरा डिटेल में देखिए, अच्छे से समझ के हम यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर ही दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्लास 30 यहाँ पे हमने क्वेश्चन 30 तक कर लिया था, ठीक है। और आज हम 31 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको ध्यान से आपको देखना है। यहाँ पे बताना है यूरोप के कृषि आधारित उद्योग कौन से हैं। तो जैम और जेली बनाना, शराब उद्योग, बेकरी उद्योग या फिर चीनी उद्योग, बताना है यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो यहाँ पे सारे ही ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हैं। जैम और जेली बनाना, शराब उद्योग, बेकरी उद्योग या फिर चीनी उद्योग, ये सभी आपके राइट ऑप्शन हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा डिटेल में इसको देख लीजिए। तो यूरोप की कृषि आधारित अनेक उद्योग विकसित हुए हैं। जैम और जेली फलों के उत्पाद हैं। शराब बनाने में अंगूर का उपयोग किया जाता है। बेकरी उद्योग में गेहूं से, आटे से बने उत्पादों के पर आधारित है। चीनी उद्योग चुकंदर पर आधारित है। इस तरह से ये सभी आपके जो है ना कृषि रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से आपके बन सकते हैं। और पूर्वी यूरोप जैसे बुल्गारिया, हंगरी, पोलैंड में खाद्य वस्तुओं में संसाधन एवं कृषि पर आधारित अन्य उद्योगों का अच्छा विकास हुआ है। बुल्गारिया के गुलाब और नीदरलैंड के ट्यूलिप विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। तो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है ट्यूलिप आपका किस में प्रसिद्ध है, तो विश्व प्रसिद्ध है आपका नीदरलैंड में, ध्यान रखेंगे, और बुल्गारिया में गुलाब। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे बताना है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यूरोप में पशुपालन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सही है। तो यूरोप के पशुपालन से संबंधित यहाँ पे प्रश्न है आपका, ध्यान से देखेंगे इसको। तो यहाँ पे आपका कौन सा सही है, सही कथन आपको बताने हैं। तो इसके कुल क्षेत्रफल के 5वें भाग चारागाह हैं, तो ये आपका कथन बिल्कुल सही है। यहाँ पशुपालन केवल मांस के लिए किया जाता है, ये गलत हो जाएगा। डेनमार्क अपने डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल। तो ये 2 ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 और 3। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आगे बताना है खनिज संसाधन से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे देख लेते हैं, यूरोप के खनिज संसाधन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं बताना है यहाँ पे। तो देख लेते हैं कौन सा आपका सही नहीं है। तो ब्रिटेन में कोयला नहीं पाया जाता है, पहला ही देख के ही गलत हो गया।
ब्रिटेन में कोयला पाया जाता है, तो ये आपका कथन यहाँ पे गलत हो गया और गलत ही पूछा जा रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। यहाँ उत्तर पूर्वी फ्रांस से लेकर पोलैंड तक कोयले के निक्षेप पाए जाते हैं। अजरबैजान और रूस में पेट्रोलियम का स्रोत है। यूरोप महाद्वीप वाला भाग है ये, ठीक है। फ्रांस में लौह अयस्क भी पाया जाता है। तो ये सारे तो कथन सही हैं, एक ही गलत था और गलत ही हमें बताना था। तो कोयले जो है वहाँ पे ब्रिटेन में पाए जाते हैं। कहाँ पे, ये भी आप एक बार देख लीजिए इसको। कोयला ब्रिटेन में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यूरोप की मुख्य भूमि पर उत्तर पूर्वी फ्रांस से लेकर पोलैंड तक कोयले के निक्षेप पाए जाते हैं। स्पेन हो गया, यूक्रेन, रूस में भी कोयले का भंडार है। पेट्रोलियम के निक्षेप कुछ क्षेत्रों में अवसादी चट्टानों के प्रदेशों में मिलते हैं। उत्तरी सागर, रोमानिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान और रूस में पेट्रोलियम का महत्वपूर्ण स्रोत है। फ्रांस, यूक्रेन, अजरबैजान, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, रूस और में लौह अयस्क आपका पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेनमार्क का औद्योगिक विकास कृषि उत्पाद के आधार पर हुआ है। बताना है कौन सा कथन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका डेनमार्क का औद्योगिक विकास कृषि उत्पादों के आधार पर हुआ है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। अभी भी हमने देखा डेनमार्क हमारा फेमस है, आपका ट्यूलिप के लिए भी फेमस है और औद्योगिक क्षेत्र में भी आपका कृषि के उत्पाद के लिए फेमस है। ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड का औद्योगिक विकास छोटी छोटी बहुमूल्य वस्तुओं के निर्माण के द्वारा हुआ है। तो ये दोनों ही कथन यहाँ पे आपका सही है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। डेनमार्क का औद्योगिक विकास कृषि उत्पादों के आधार पर हुआ है। ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, चेक गणराज्य, स्लोवाक हो गया, बेल्जियम और नीदरलैंड का औद्योगिक विकास छोटी छोटी बहुमूल्य वस्तुओं के निर्माण के द्वारा हुआ है। इन देशों में बने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, घाटियों, धातु और कांच की वस्तुओं के रसायन के लिए सारे विश्व में प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। मत्स्य उत्पादन के प्रसिद्ध क्षेत्र डॉगर बैंक तथा ग्रेट फिशर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो उत्तरी सागर यहाँ पे आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो नॉर्थ सी में है आपका ये, और नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, डेनमार्क, नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन और पुर्तगाल जैसे जो प्रमुख देश है यहाँ पे उत्पादक होता है। ये प्रमुख उत्पादक देश है मत्स्य का, मछली का, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूरोप के संबंध में आपको बताना है कौन सा कथन यहाँ पे आपका सही होगा। तो प्रायद्वीपीय का प्रायद्वीप कहा जाने वाला यूरोप महाद्वीपीय क्षेत्रफल की दृष्टि से छठा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो क्या ये कथन आपका सही है? आपको सही कथन यहाँ पे बताने हैं और यहाँ पे ये कथन आपका बिल्कुल सही है। राइन नदी मार्ग यूरोप का सबसे अधिक व्यस्त और जलस्थलीय जल मार्ग है। तो ये भी कथन आपका सही है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपका ये पूछा जाता है कि प्रायद्वीपीय का प्रायद्वीप किसे कहा जाता है, तो यूरोप को ध्यान में रखेंगे और यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, 1 और 2 दोनों। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए, और भी इसके अलावा कौन है जो अंतःस्थलीय मार्ग है, जो अंदर से ही आपका, जैसे कि आपका लूनी नदी है भारत में, उसी तरह से अंतःस्थलीय मार्ग है यहाँ पे राइन नदी मार्ग यूरोप का सबसे अधिक व्यस्त और अंतःस्थलीय मार्ग है। टेम्स, सीन, डेब्यूम और वोल्गा ये सब प्रमुख जल मार्ग हैं। चलिए, यूनाइटेड किंगडम के संदर्भ में अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यूनाइटेड किंगडम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको विचार करना है, कौन सा सही है। तो यह निम्न उच्चावच वाला देश है, इसकी पहाड़ियाँ नीची है, इसकी तट रेखा बहुत दंतुरित है। तो यूनाइटेड किंगडम के संदर्भ में ये आपका कथन है, इसको बताना है। यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा। तो ये तीनों ही यहाँ पे बात आपकी सही कही गई हैं। तो ये निम्न उच्चावच वाला देश है और यहाँ की पहाड़ियाँ नीची हैं, इसकी तट रेखा बहुत ही दंतुरित है। तो ये तीनों ही सही है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और दंतुरित है इसलिए यहाँ जो है बहुत अच्छे पोताश्रय पाए जाते हैं। इसको हमने स्टार्टिंग में भी देखा था कल के क्लास में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड किंगडम की जलवायु से संबंधित प्रश्न है यहाँ पे। यूनाइटेड किंगडम की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे आपका सही होगा। तो सही कथन हमें बताना है। तो यहाँ की जलवायु शीतोष्ण और समतापीय है। यहाँ वर्षा केवल शीत ऋतु में होती है। यहाँ प्रतिदिन औसतन 2 घंटे के लिए ही धूप निकलती है। तो ये आपको देखिए, जो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जो भी नया है आपके लिए, उसको ज़रूर आप नोट करते हुए चले, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना आपको सही कथन बताना है और सही कथन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा। यहाँ जलवायु शीतोष्ण और समतापीय है, एक आपका सही है। यहाँ केवल शीत ऋतु होती है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। केवल शीत ऋतु नहीं होती, यहाँ प्रतिदिन औसतन 2 घंटे के लिए ही धूप निकलती है, ये आपका सही है, ठीक है।
तो 1 और 3 आपका सही है, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यूनाइटेड किंगडम की जलवायु पर महासागरों के प्रभाव के कारण यहाँ की जलवायु शीतोष्ण और समतापीय है। इस देश में ग्रीष्म और शीत ऋतुओं के तापमान में बहुत कम अंतर होता है और यहाँ वर्षा जो है वर्ष भर होती रहती है। ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा शीत ऋतु में वर्षा थोड़ी सी अधिक होती है। और फ्रांस की जलवायु के विपरीत यहाँ धूप कम खिलती है, प्रतिदिन औसतन 2 घंटे ही धूप यहाँ पे देखने को मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ मत्स्य उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र डॉगर बैंक निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। और यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो वीडियो को ज़रूर 1 से ज़्यादा बार देखें ताकि आपको समझ में आए। एक बार में तो आपको सारा ऊपर से ही निकल जाएगा कि यहाँ पे क्या चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, तो कम से कम इसको 2-3 बार रिपीट कीजिएगा, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी और याद भी हो जाएगा। तो मत्स्य उद्योग के संदर्भ में यहाँ बताना है आपको कौन सा सही है। ट्रॉलर सागरों की तली में मछलियाँ पकड़ने में सहायक होता है। ड्रिफ्टर सागरों की ऊपरी सतह से मछलियाँ पकड़ने में सहायक होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है ये ट्रॉलर और ड्रिफ्टर क्या है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, दोनों ही सही हैं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ट्रॉलर क्या है, सागरों की तली में मछलियों द्वारा मछलियाँ पकड़ने में सहायक होता है, तली में जो अंदर बैठे होते हैं। और ड्रिफ्टर क्या होता है, जो ऊपरी सतह की मछलियों को पकड़ने में सहायक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लंदन के संदर्भ में बताना है आपका ये क्वेश्चन। लंदन के संदर्भ में बताएंगे यह यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है। लंदन क्या यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है, ये आपको बताना है। तो ये कथन आपका बिल्कुल सही है। यह विदेशी वस्तुओं के पुनर्निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। विदेशी वस्तुओं के पुनर्निर्यात यानी री एक्सपोर्ट के लिए ये आपका जो है प्रसिद्ध है, तो ये भी कथन आपका सही हो जाएगा। यह टेम्स नदी के किनारे स्थित है, ये भी आपका कथन बिल्कुल सही है। तो तीनों ही सही है, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताना है यहाँ पे फ्रांस के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे आपका सही होगा। फ्रांस के संदर्भ में बताना है, तो यह यूरोप का सबसे बड़ा देश है। फ्रांस के बारे में यहाँ पे बताना है आपको। तो आपको ये जो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, इसको सभी को अच्छे से समझेंगे। यह 3 ओर से सागर से घिरा हुआ है। तो यूरोप का सबसे बड़ा देश जो है वो फ्रांस नहीं है, तो एक ऑप्शन तो आपका यहाँ पे गलत है। यह 3 ओर से सागर से घिरा हुआ है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रांस का शैंपेन क्षेत्र शैंपेन शराब यानी अंगूर से निर्मित उत्पादन के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, तो ये भी आपका कथन बिल्कुल सही है। और इसकी राजधानी पेरिस है, तो सबको पता है फ्रांस की राजधानी पेरिस है। क्वेश्चन ये आपका पूछा जा सकता है, तो आपको पहचानना है इसी तरह से क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट आपके लिए बन सकता है। तो यहाँ पे 2, 3, 4 आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 2, 3, 4 यहाँ पे है, हाँ यहाँ पे ही आपका 2, 3, 4 यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनने की उम्मीद है आपके, ठीक है। तो कौन सा जो है कौन सा पर्वत किसको किससे अलग करता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो पिरेनीज जो है, पिरेनीज पर्वत, ये बताना है आपको किसको किससे अलग करता है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फ्रांस को स्पेन से अलग करता है। आल्प्स जो है वो फ्रांस को इटली से अलग करता है, इसको नोट कर लेंगे। जुरा जो है वो फ्रांस को स्विट्ज़रलैंड से अलग करता है। और वॉसेज जो है ये फ्रांस को जर्मनी से अलग करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लेंगे। तो ये सीधा सीधा है, यहाँ पे ऑप्शन आपका दिया हुआ था, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे वही चीज़ें लिखी हुई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आल्प्स की सबसे ऊँची चोटी कौन सी है, तो आपने यहाँ देख ही लिया है, माउंट ब्लॉक हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लॉक्स, और ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रही हूँ, उसको आप ज़रूर से ज़रूर नोट करें। फ्रांस के उच्चावच और जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथन कौन सा होगा। तो इसकी आधी से अधिक भूमि यूरोप के विशाल मैदान का एक भाग है। यहाँ के उत्तरी और पश्चिमी भागों के महासागरीय जलवायु पाई जाती है। इसके उत्तर पूर्वी भागों में मध्यवर्ती पठारों पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। तो यहाँ पे फ्रांस के उच्चावच और जलवायु के संदर्भ में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो एक ही ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। इसके उत्तर पूर्वी भागों और मध्यवर्ती पठारों पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है फ्रांस में। तो बस इतनी सी बातें ही आपको यहाँ पे नोट करनी है। शॉर्ट नोट्स जरूर बनाते हुए चले, तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, केवल 3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रांस के संसाधन के संदर्भ में बताना यहाँ पे कौन सा कथन आपका सही हो जाएगा।
फ्रांस के संसाधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? सही कथन बताना है। तो फ्रांस के संसाधन के संदर्भ में बताना है आपको, यहाँ कोयला क्षेत्र के उत्तरी भाग में पाया जाता है देश के, और जो वास्तव में बेल्जियम के कोयला क्षेत्रों का विस्तार है। तो क्या ये कथन आपका सही है? तो बिल्कुल सही है। लौह एकमात्र ऐसा खनिज है जो फ्रांस में भारी मात्रा में पाया जाता है। बिल्कुल। लॉरेन क्षेत्र लौह अयस्क के लिए महत्वपूर्ण है। तो तीनों ही यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उद्योग और कृषि से संबंधित क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। रेशम उद्योग रोन घाटी से संबंधित है। सूती वस्त्र उद्योग वॉशजेस से संबंधित है। गेहूं उत्पादन पेरिस बेसन के उत्तरी मैदान से संबंधित है। और अंगूर की खेती दक्षिणी फ्रांस से। तो चारों ही यहाँ पे सही है, कोई भी जो है असुमेलित यहाँ पे नहीं है, सारे ही सुमेलित है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाना चाहिए। 1 2 3 4। चलिए इसको ज़रूर आप नोट कर लीजिएगा, कौन सा किसके द्वारा आपका किया गया है। इसको आप थोड़ा सा इसके में कुछ चीज़ें हैं जो नोट कर लीजिए आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो फ्रांस के रेशमी वस्त्र उद्योग रोन घाटी पर केंद्रित है। इसके विपरीत सूती वस्त्र उद्योग जो है ये उत्तरी कोयला क्षेत्रों और वॉशजेस क्षेत्र में केंद्रित है। यहाँ गेहूँ मुख्य रूप से पेरिस बेसिन के उत्तरी मैदान में पाया जाता है, ये भी आपको नोट करना है। और फ्रांस जो है अपने अंगूर उद्यानों के लिए प्रसिद्ध है। घाटियों की सीढ़ी नुमा और परिरक्षित ढालों के अधिकांश भाग पर अंगूर की खेती की जाती है, विशेष रूप से दक्षिणी फ्रांस में होती है। और अंगूर से मुख्यतः शराब बनाई जाती है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे बताना है आपको, भ्रंश घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है? राइन, डेब्यून, स्प्री और या फिर सीन। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? राइन। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जर्मनी की उपयुक्त नदियों में से कौन सी नदियां उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो इतना ज़्यादा डिटेल में तो खैर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, पर कुछ कह नहीं सकते हैं, क्वेश्चन कैसा भी पूछा जा सकता है। तो आपको नदियों के बारे में एटलीस्ट पता होना चाहिए। जर्मनी की उपयुक्त नदियों में से कौन सी नदियाँ उत्तर की ओर बहती है, ये क्वेश्चन है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइन, वेसर, एल्बे और ओडर। डेब्यून नहीं होगा, ठीक है, डेब्यूब नहीं होगा। राइन, वेसर, एल्बे और ओडर यहाँ पे 4 1 2 3 4, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे आप, ठीक है। डेब्यून को छोड़कर अन्य सभी नदियाँ जो है वो उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। जर्मनी के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं बताना है यहाँ पे। तो सारी क्वेश्चन यहाँ पे आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रूर राइन की सहायक नदी है, क्या ये कथन आपका सही है? तो देखिए आपको सही नहीं बताना है, तो ये कथन तो आपका सही है। लौह अयस्क मुख्यतः नुरेनबर्ग के पूर्व में, हनोवर के दक्षिण पूर्व में और रूर के दक्षिणी क्षेत्रों में मिलता है, तो ये कथन भी आपका सही है। सैक्सोनी प्रदेश में उन्नत तकनीक पर आधारित उपकरण तथा यंत्र बनाए जाते हैं, ये भी कथन सही है। तो कौन सा आपका गलत हो जाएगा? तो ऑब्वियसली आपका डी ऑप्शन ही गलत होगा। डेब्यून नदी के तट पर बसा बॉन जर्मन संघीय गणराज्य की राजधानी है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। तो बॉन राइन नदी के तट पर बसा एक महत्वपूर्ण नगर है और जो पहले जर्मन संघीय गणराज्य की राजधानी थी, और वर्तमान में यह महत्वपूर्ण शैक्षिक और औद्योगिक नगर है। तो आपका डी ऑप्शन गलत था यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका यहाँ पे सही होगा? तो जर्मनी का पिग आयरन पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखेंगे। यहाँ पे जो है आपको सही कथन बताना है और ये कथन आपका बिल्कुल सही है। जर्मनी का पिग आयरन से क्वेश्चन आपका पहले भी पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे। पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। रूर क्षेत्र कोयला उत्पादन क्षेत्र है, तो यहाँ पे ये कथन आपका सही है क्या? तो ये कथन भी आपका बिल्कुल सही है। सार तथा सौक्सेनी प्रमुख लौह उत्पादक क्षेत्र है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। 1 और 2 सही है, नहीं, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तो आप ये बताइए कि इंडिया का रूर प्रदेश कौन सा है? किसे हम इंडिया का रूर प्रदेश कहते हैं? इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो बताइए वो यहाँ पे इंडिया का रूर प्रदेश कौन सा है? इंडिया का रूर प्रदेश बताना आपको, ठीक है। इंडिया का रूर प्रदेश कौन सा है, किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कमेंट बॉक्स में मुझे आप ज़रूर ये इसका आंसर मुझे देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको पता होगा तो ज़रूर दीजिएगा, और ये क्वेश्चन आपको वैसे भी पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी घिसा पिटा क्वेश्चन है ये। रूर सिटी ऑफ इंडिया,
तो ज़रूर बताइएगा कौन सा यहाँ पे होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोवियत संघ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। सोवियत संघ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका यहाँ पे सही होगा? इसके विघटन के परिणाम स्वरूप 15 स्वतंत्र देशों का नाम जन्म हुआ। सोवियत संघ के संदर्भ में पूछा जा रहा है, तो इसके विघटन के परिणाम से 15 स्वतंत्र देशों का जन्म हुआ। तो ये कथन क्या आपका सही है? सही कथन आपको बताना है। तो ये कथन आपका बिल्कुल सही है। इसके विघटन पर स्वतंत्र हुए सभी राज्यों द्वारा एक राष्ट्रकुल बनाया गया। तो ये गलत सॉरी, एक ही सही है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तो इसको आप एक बार पढ़ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। सोवियत संघ के विघटन यानी दिसंबर 1991 के परिणाम स्वरूप 17 स्वतंत्र देशों का जन्म हुआ। 3 बाल्टिक राज्यों अर्थात एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया को छोड़कर शेष 12 राज्यों ने स्वतंत्र राज्यों का एक राष्ट्रकुल बनाया। तो सभी नहीं थे, 12 ही थे। 15 स्वतंत्र देशों में से 3 जो है वो बाल्टिक राज्य थे, ठीक है, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूस के संदर्भ में बताना है यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो सही कथन बताना है, ध्यान रखेंगे। क्षेत्रफल के आधार पर यह विश्व का सबसे बड़ा देश है। तो रूस जो है वो क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा देश है। क्या ये कथन आपका सही है? तो ये कथन आपका बिल्कुल सही है। इस देश का विस्तार यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीप में है। तो ये भी आपका कथन बिल्कुल सही है। देशांतरीय विस्तार अधिक होने के कारण यहाँ 11 समय क्षेत्र यानी टाइम जोन है। इंपॉर्टेंट है, तीनों ही फैक्ट आपके इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, तो इसको अच्छे से नोट कर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये। देशांतरीय विस्तार अधिक होने के कारण यहाँ पे 11 टाइम जोन है। तो ये तीनों ही आपके सही हैं, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, रूस के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही होगा? तो रूस के यहाँ पे बताना है आपको। तो यहाँ देख लेते हैं कौन सा सही होगा। अच्छा पहले ये देख लेते हैं कि सही पूछना है कि गलत पूछ रहा है। एक मिनट, कौन सा सही नहीं है? चलो बच गए हम, है ना। कौन सा सही नहीं है ये हमें बताना है। तो देख लेते हैं कौन सा सही नहीं है। रूस के संदर्भ में यहाँ पे बताना है कौन सा सही नहीं। तो ओब और येनिसी नदियाँ कैस्पियन सागर में गिरती है। तो ये कथन आपका गलत है। वोल्गा नदी उत्तर ध्रुव महासागर में गिरती है। तो ये भी कथन आपका गलत है। कमचटका प्रायद्वीपीय भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट का क्षेत्र है। ये कथन आपका सही है। ये कथन आपका सही है। एब्रूस शिखर रूस का सबसे ऊंचा शिखर है। तो ये भी कथन आपका सही है। तो आपको गलत पूछा गया, यानी 1 और 2 आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन में दिया होगा 1 और 2, देख लेते हैं। हाँ देखिए यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही है ना। 1 और 2 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ओब और येनिसी जो नदियाँ हैं वो उत्तर ध्रुव महासागर में गिरती है, इसको नोट कर लेंगे। बाकी तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपका दिया हुआ था। और एब्रूस शिखर जो है वो रूस का सबसे ऊंचा शिखर है। और ये कौन से पर्वत श्रेणी से है? तो ये भी ध्यान रखेंगे, कॉकेसस पर्वत श्रेणी से ये में स्थित है। और ये पर्वत जो है ये रूस के दक्षिण पश्चिम भाग में काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में फैला हुआ है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। रूस में कृषि संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है ये बताना है। देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा सही होगा। तो सही कथन बताना है, रूस के कुल क्षेत्रफल के थोड़े से ही भाग में खेती होती है, लेकिन फिर भी यह क्षेत्रफल संसार की किसी अन्य देश की कृषि भूमि की तुलना में काफ़ी बड़ा है। तो क्या ये कथन आपका सही है? तो ये कथन आपका बिल्कुल सही है। यहाँ वर्धन काल बहुत बड़ा होता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ वर्ष में केवल एक ही बार फसल उगाई जा सकती है। ये भी कथन आपका सही है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, इसको नोट कर लेंगे। तो 1 और 3 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। सी ऑप्शन देख सकते हैं, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तो जो भी यहाँ पे आपको दिया गया ना उसको ज़रूर नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे यहाँ चलते हैं। रूस की जलवायु के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही है? सही कथन बताना है। तो शीत ऋतु की कठोरता पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती जाती है। तो सही कथन बताना है। तो ये गलत है। शीत ऋतु की कठोरता पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती जाती है, ये गलत है। यहाँ शीत ऋतु में देश के सभी भागों में हिम आवरण होता है, सही है। यहाँ सबसे अधिक वर्षा कॉकेसस पर्वत पर होती है। तो ये भी कथन आपका सही है। 2 और 3 सही है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूस में कृषि और पशुपालन के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही होगा। रूस में कृषि और पशुपालन के संदर्भ में तो गेहूं की खेती स्टेपी प्रदेश की उपजाऊ मिट्टी में की जाती है। कथन आपका बिल्कुल सही है। साइबेरिया के सभी क्षेत्र खेती के लिए अयोग्य है। साइबेरिया के सभी क्षेत्र खेती के लिए अयोग्य हैं।
तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेंगे। रूस के यूरोपीय भाग में दुग्ध व्यवसाय का अच्छा विकास हुआ है, तो ये भी आपका सही है, तीनों सही हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, लौह अयस्क का स्रोत कौन सा होगा? रूस में लौह अयस्क का स्रोत कौन सा होगा? तो यूराल क्षेत्र, कर्च प्रायद्वीप या फिर साइबेरिया, ये तीनों ही हो जाएंगे। यूराल क्षेत्र, कर्च प्रायद्वीप और साइबेरिया, तीनों ही आपके लौह अयस्क के लिए एक प्रमुख स्रोत के रूप में काम करता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा क्या यहाँ पे पाया जाता है? तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, लोहा, मैग्नीज और बॉक्साइट के विपुल भंडार देखने को मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से रूस में कोयला का स्रोत बताना है। यहाँ पे क्वेश्चन है, यूराल क्षेत्र, पूर्वी साइबेरिया, कुजनेटस्क बेसिन और मॉस्को उप बेसिन, तो कौन सा आपका यहाँ पे सही होगा? तो यहाँ पे आपका सभी सही हो जाएगा। ये सारे ही आपके कोयला के मुख्य स्रोत हैं, यूराल क्षेत्र, पूर्वी साइबेरिया, कुजनेटस्क बेसिन और मॉस्को उप बेसिन, तो यहाँ पे चारों सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेट्रोलियम के स्रोत यहाँ पे बताना है। रूस में पेट्रोलियम के स्रोत कौन से हैं? तो यूराल और वोल्गा के मध्य एजोव काला सागर क्षेत्र, बास्किरिया या पश्चिमी साइबेरिया, तो यहाँ पे आपका कौन सा राइट होगा? यहाँ पे भी सारे ही आपके राइट हो जाएंगे। ठीक है, 1, 2, 3 डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। यूराल और वोल्गा के मध्य एजोव काला सागर क्षेत्र, ये भी आपका पेट्रोलियम का मुख्य स्रोत है, बास्किरिया और पश्चिमी साइबेरिया। चलिए हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है ये, तो रूस से संबंधित सारे प्रश्न यहाँ पे आपके फिनिश हो जाएंगे आज। तो रूस के संदर्भ में बताना है यहाँ पे, सुमेलित कौन सा नहीं है, नहीं बताना है आपको। तो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग, ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग, तो ये आपका बिल्कुल सही है। 5 सागरों का पतन, सेंट पीटर्सबर्ग, तो यही आपका गलत हो जाएगा। वर्ष भर हिमयुक्त रहने वाला पतन, तो आपका मुरमास्क हो जाएगा, और देश की राजधानी मॉस्को। तो रूस के संदर्भ में ये क्वेश्चन था आपका, और यहाँ पे सेकंड आपका गलत है, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इसको आप एक बार पढ़ लीजिए। ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। मॉस्को 5 सागरों का पतन है। यह नगर नदियों नहरों द्वारा कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, लाडोगा झील और श्वेत सागर के द्वारा आर्कटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। मॉस्को 5 सागरों का पतन, ठीक है। और मुरमास्क वर्ष भर हिममुक्त रहने वाला पतन है। यह आर्कटिक महासागर से व्लादिवोस्टोक को जाने वाली समुद्री मार्ग पर स्थित है। मॉस्को रूस की राजधानी तथा देश का सबसे बड़ा नगर है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा पूरा यूरोप आज फिनिश हो गया। मिलेंगे फिर कल हम जो है क्लास 8 यहाँ पे देखेंगे। क्लास 8 हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लास 8 काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, कल का सेशन ज़रूर देखिएगा। और यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।